वेलकम बैक टू अरुण्स नेचुरल फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो न्यूमेरिकल दिए थे, उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्व किए होंगे। और मैंने ये भी कहा था कि जो दो न्यूमेरिकल है आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा क्या आंसर आएगा, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्व करके दिखा दूंगा कि आंसर क्या था। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कि वो दोनों न्यूमेरिकल क्या थे, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था कि दो फोर्स थे, दो फोर्स के वेक्टर थे। एक वेक्टर था P प्लस क्यू और एक वेक्टर था P माइनस क्यू। मतलब दो फोर्सेस गिवन थे, एक P प्लस क्यू गिवन था, एक P माइनस क्यू। तो मैंने मान लिया कि A का वैल्यू P प्लस क्यू है और B का वैल्यू P माइनस क्यू है। रिजल्टेंट भी दिया था, रिजल्टेंट का भी वैल्यू दिया था। रिजल्टेंट ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर में लिखा है, ठीक है ना। और रिजल्टेंट आपको दिया था √3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फिर आपसे पूछ रहा था दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, ठीक है। तो थीटा पूछ रहा था। तो सॉल्यूशन में देखिए, वंस अगेन आई रिपीट, ये दो वेक्टर गिवन थे ए और बी। ए का वैल्यू P प्लस क्यू गिवन था, बी का वैल्यू P माइनस क्यू गिवन था। उनका रिजल्टेंट आर इतना। तो मैं वेक्टर हटा देता हूं जिससे आपको और इजी हो जाए। तो दो वेक्टर थे ए, तो दो वेक्टर ए बी थे। ए का मैग्नीट्यूड P प्लस क्यू गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड P माइनस क्यू गिवन है, और आर का रिजल्टेंट आपको गिवन है। थीटा चाहिए था, ठीक है। आपको मालूम है कि थीटा दो वेक्टरों के बीच में ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, जैसे अगर डायग्राम के थ्रू दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं, इस तरह से। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। और ये एंगल थीटा इनके बीच का, और रिजल्टेंट आपका ये आर है, ठीक है। और ये एंगल अल्फा, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर सब बता चुका हूं। तो आपको ये थीटा चाहिए, इन दोनों ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल चाहिए आपको, ठीक। चलिए फटाफट आ जाइए फॉर्मूले में। आपको मालूम है फॉर्मूला आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मालूम है ना। तो बस हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। आर का वैल्यू यहां लिखिए √3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, देखो ए का वैल्यू कितना है P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू कितना है P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, तो ए का वैल्यू P प्लस क्यू, बी का वैल्यू P माइनस क्यू, और इनटू कॉस थीटा। बात समझा। आप देख सकते हो स्क्वायर रूट दोनों साइड है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बहुत ही सिंपल है भाई, इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। और आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको अब आइडिया समझ में आएगा कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे थे। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो मच बेटर, एक्सेलेंट, वेल डन। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो आप खुद बताइए, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p, ये स्क्वायर रूट हट गया है ना, तो बचा क्या P प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान से, 2p प्लस क्यू P माइनस क्यू मिलके आइडेंटिटी P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया कि नहीं, और कॉस थीटा। बताओ इतना समझा। अरे भाई a प्लस बी, a माइनस बी मिलके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होता है ना। तो देखो ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। इसको ओपन करो तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, इसको ओपन किया, इतना आया, प्लस इसको ओपन करो, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर आया, प्लस इसको वैसे ही लिख लो 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करो। ये देखो माइनस 2pq प्लस का 2pq कैंसिल हुआ, p स्क्वायर और p स्क्वायर कितना हुआ 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर, ठीक है। q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना हुआ 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर, और प्लस 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा। बताइए इतना समझा। और इधर कितना है 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब देखिए ये 2p स्क्वायर को और 2q स्क्वायर को दोनों को इधर शिफ्ट करिए, दोनों को इधर लाइए इक्वल के इधर, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं फटाफट। देखिए क्या हो जाएगा, ये 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर पहले ऐसे ही लिख लीजिए,
3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसे ही लिख लिया। किसको किसको इधर लाया, इक्वल के इधर किसको लाया 2p स्क्वायर को, तो माइनस 2p स्क्वायर, और किसको लाया 2q को, तो माइनस का 2q स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या बचा 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा, यही बचा ना। चलो फटाफट सॉल्व करो। 3p स्क्वायर में 2p स्क्वायर माइनस करो तो p स्क्वायर, q स्क्वायर में माइनस 2q करो तो माइनस q स्क्वायर, और इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा। बात समझा। अब देखो ये 2pq स्क्वायर और ये वाला पूरा कैंसिल हो गया। अरे भाई इसको ला के इधर डिवाइड करोगे तो पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ 2 कॉस थीटा, तो ये 2 डिवाइड हो गया तो 1/2 कॉस थीटा। तो आपको मालूम होना चाहिए 1/2 किसका वैल्यू है, cos 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री इक्वल्स टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने अगर ऐसे सॉल्व किया होगा तो मच बेटर। मैंने आपसे कहा था बहुत ही सिंपल है, मैंने थोड़ा सॉल्व भी किया था, कहीं इधर उधर मिस्टेक हो रहा था तो मैंने बोला था आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपने ऐसे सॉल्व किया हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल था कि P और Q दो वेक्टर्स हैं, P और Q दो वेक्टर्स हैं, P और Q दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है। ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन क्या था, लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो एकदम एंड में मैंने दिया था वो दोनों क्वेश्चन आपको करने को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए दो वेक्टर आपको गिवन है, एक वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर, आपको गिवन है कितना P, दूसरा सेकंड वेक्टर आपको गिवन है कितना Q। ठीक, और रिजल्टेंट R स्क्वायर इक्वल्स टू, ये रिजल्टेंट है, ये गिवन है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है थीटा बताइए। देखिए पहले जैसा सम हुआ कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, देखिए हुआ कि नहीं। तो अब ध्यान से देखना, पहला वेक्टर कितना है P, दूसरा वेक्टर कितना है Q, और रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना है, ये थीटा चाहिए। तो एक काम करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ पहले, R इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ a और b है नहीं, यहाँ p q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बताइए समझा इतना। अब क्या काम करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर लिया, बोथ साइड। तो यहां स्क्वायर करो कितना हुआ r स्क्वायर, ये तो स्क्वायर रूट हट गया, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बोलो समझा, आपको थीटा ही चाहिए था। r स्क्वायर की जगह कितना गिवन है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर गिवन है कि नहीं। यहां से मैंने देखो r स्क्वायर की जगह p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो मैंने r स्क्वायर ये लिख दिया, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, q स्क्वायर से q स्क्वायर, तो इधर 0 बचा। अरे भाई ये दोनों को इधर लाएंगे तो माइनस माइनस होकर 0 ही बचेगा ना यहाँ, तो इधर कितना 2pq cos थीटा। ये 2pq को भी इधर डिवाइड कर दो, तो 0 में 2pq डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा ना, तो 0 इक्वल्स टू cos थीटा। तो कुल मिला के cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आया। cos थीटा कितना आया 0 डिग्री। तो cos थीटा इक्वल्स टू, सॉरी 0 नहीं, अभी 0 आया। 0 डिग्री किसका वैल्यू होता है, 90 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 90 डिग्री का। तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। ये देखिए आंसर हो गया। बात समझा। तो दो न्यूमेरिकल दिए थे, एक पहला वेक्टर p दिया था, दूसरा q दिया था, रिजल्टेंट ये दिया था, थीटा पूछ रहा था, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल जो मैंने बताए हैं आप उनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनेस्टी के साथ, मैं जितने भी लेक्चर ले रहा हूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यकीन मानिए जब आपको सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे, जब आप क्वेश्चंस वगैरह IIT JEE मेंस के इन चैप्टर्स के लगाएंगे, आपको गारंटेड पूरा आएगा। तब आपको फील होगा कि वाकई में आपने क्या सीखा इतने दिनों में। तो ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई कीजिएगा, बिना हार्डवर्क के ये आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के पहले मैं आपको कुछ यूनिट वेक्टर की बात और बता दूं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपको याद है मैंने यूनिट वेक्टर में बताया था कि अगर एक कैप लिख दिया तो ये हो गया यूनिट वेक्टर,
और इसका वैल्यू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, या सिर्फ ए, है ना। ये ए कैप है, ए कैप को हम यूनिट बोलते हैं ना। अच्छा, बी कैप होता तो क्या लिखते हैं, वेक्टर बी अपॉन बी। सी कैप होता तो क्या लिखते हैं, वेक्टर सी अपॉन सी। बात समझ रहे हैं। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए कैप ए इक्वल्स टू वेक्टर ए, या इसको सीधा लिख लूं मैं तो वेक्टर ए इक्वल्स टू, ए को पहले लिखा और ए कैप को बाद में। अब जरा ध्यान से देखना मेरी बात, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए को आप ए कैप भी लिख सकते हो। इसी तरह वेक्टर बी को आप बी कैप भी लिख सकते हो। वेक्टर सी को आप सी कैप भी लिख सकते हो। वेक्टर डी को डी कैप लिख सकते हो। ध्यान से देखना, इनकी अगर आदत पड़ गई तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब इनका मीनिंग क्या है जरा समझो। एक वेक्टर, ये वेक्टर है ना, तो इस वेक्टर में दो लोग हैं, कौन कौन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और ये वेक्टर इक्वल है किसके, ए कैप के। मतलब इधर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही आना चाहिए ना। अगर इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो इधर भी क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ए क्या है, मैग्नीट्यूड है। यूनिट वेक्टर में आओ, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना, ये यूनिट वेक्टर है ना, इसमें दो लोग होते हैं, मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन होता है। अब बताओ, ये मैग्नीट्यूड, फिर एक मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन। इधर कौन है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो एक ही मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। यहां मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, दो लोग हैं ना, तो फिर दोनों इक्वल कैसे हुए, इक्वल हुए कैसे, अरे इस मैग्नीट्यूड का 1 में मल्टीप्लाई करो तो मैग्नीट्यूड ही आएगा ना, 1 से तो कोई मतलब है नहीं, तो 1 हट गया। अब बचा क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसका मतलब वेक्टर ए को आप ए कैप लिख सकते हैं। मेरी बात समझा, एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल चीज मैं बता रहा हूं और इसको आप एक एक स्टेप को समझते चलिए, क्यों, क्योंकि ये काम आने वाला है अभी। अगर मैं आपसे कहूं कि बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर को, तो मैं बी वेक्टर को लिख सकता हूं बी कैप, ठीक है ना। ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, ए कैप। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये अगर वेक्टर है तो वेक्टर किसके इक्वल होगा, किसी वेक्टर के ही ना। तो ये दोनों मिल के वेक्टर है, ये दोनों मिल के वेक्टर हो गए ना। कैसे, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, इसको आप सिर्फ डायरेक्शन बोला करिए। एक कैप को आप क्या बोलेंगे, सिर्फ डायरेक्शन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, और 1 में अगर इस मैग्नीट्यूड का मैं मल्टीप्लाई करूं इस 1 में, तो ये दोनों मिलकर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो आएगा, 1 का तो मतलब है नहीं। तो मैग्नीट्यूड आ गया और इधर से डायरेक्शन आ गया। तो देखो वेक्टर ए, तो वेक्टर ए में दो लोग होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो याद रखना, जब भी कैप बोला जाए तो कैप का मतलब आप डायरेक्ट दिमाग लगाना कि कैप का मतलब डायरेक्शन से हो रहा है, ठीक है। वैसे इसके अंदर ये बात छिपी है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसमें डायरेक्शन भी है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये बात छिपी हुई है कि इसमें मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो वही सेम वैल्यू आएगा। जैसे b का मल्टीप्लाई 1 में मैं करूं तो b ही आएगा ना, बात समझा। और फिर अगर ये 1 हट गया, b का मल्टीप्लाई 1 में किया तो b आया, तो बचा क्या, सिर्फ डायरेक्शन ना। तो b बचा और डायरेक्शन बचा, और b है क्या, मैग्नीट्यूड। तो देखो इधर मैग्नीट्यूड बचा, इधर डायरेक्शन बचा। तो इसका मतलब कैप वाले को हम डायरेक्शन बोल सकते हैं कि नहीं, तो इस कैप को सिर्फ डायरेक्शन बोलिए। तो अगर ये डायरेक्शन है तो ये मैग्नीट्यूड है। मेरी बात समझा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर से समझिए इस बात को। मैं क्यों समझाना चाहता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होती है, ठीक है। मैं भी इन सब चीजों से गुजर चुका हूं, तो इसलिए बता रहा हूं कि आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होगी। फिर से देखिए, अगर वेक्टर बी लिखा है तो आप इसको बी कैप लिख सकते हैं। वेक्टर सी लिखा है तो इसको आप सी कैप लिख सकते हैं। अब इस वेक्टर में दो लोग हैं, कौन कौन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, समझा। ये कौन है, अब देखो अगर ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है तो ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ना। तो ये है आपका मैग्नीट्यूड और इसको आप क्या नाम देंगे, डायरेक्शन। और आपको ये बात तो मालूम है कि इसमें 1 भी छिपा है, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो मैग्नीट्यूड ही आएगा ना, तो इसलिए 1 की जरूरत नहीं है। तो इसको हम बोल देते हैं मैग्नीट्यूड, इसको डायरेक्शन। चलो बताओ, ये सी वेक्टर है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना चाहिए ना, इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना चाहिए।
तो इसका मैग्नीट्यूड कौन है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और इसको क्या नाम दे देंगे, इसको डायरेक्शन नाम दे देंगे। और जबकि इसमें 1 छिपा हुआ है और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मैग्नीट्यूड ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। पी वेक्टर को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड पी और पी कैप। ये कौन है, ये मैग्नीट्यूड है। ये कौन है, ये डायरेक्शन बता रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आपसे कोई कहे कि ये डायरेक्शन कैसे, तो कह दो अरे भाई इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, 1 होता है, लेकिन इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो करोगे ना। समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर ये अकेले होता, अगर कोई कहे कि ये पी कैप है और आप कह रहे हो कि इसमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो कहते हैं अरे भाई अकेले होगा तब तो मैग्नीट्यूड 1 लेंगे, तब तो कोई नहीं है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करने को। लेकिन अगर इसके बाजू में एक पी लगा हुआ है तो इस पी का मल्टीप्लाई इस 1 में हो जाएगा ना। तो ये पी और डायरेक्शन, मतलब ये पी क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर अकेला होता, अकेले जैसे क्यू कैप है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 और साथ में डायरेक्शन। इतना समझ में आया। तो याद रखिएगा। आप फटाफट मैं 1-2 बार और लिख देता हूं, इनको देख लीजिए और आप रिवाइज कर लीजिए मैंने क्या क्या कहा आपको अभी। समझिएगा। देखो मैंने कहा अगर ए कैप, तो ए कैप क्या लिखोगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए या सिर्फ ए। अगर बी कैप है तो बी कैप क्या लिखोगे, वेक्टर बी अपॉन बी। पी कैप है, पी कैप है तो पी कैप क्या लिखोगे, वेक्टर पी अपॉन पी। ये कौन है, डायरेक्शन है, ये कौन है, मैग्नीट्यूड है, और ये वेक्टर है। मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा अब उल्टा आ जाओ। अगर ए वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए लिखोगे, ए कैप लिखोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि z वेक्टर को क्या लिखोगे, तो z लिखोगे और z कैप लिखोगे। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं आपसे बोलूं s वेक्टर को क्या लिखोगे, तो s वेक्टर को s लिखोगे, s कैप लिखोगे। क्लियर हुआ। तो याद रखना ये मैग्नीट्यूड बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नीट्यूड बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। इतना क्लियर हुआ। ये नॉलेज के लिए रखिए, ये काम आएगा बहुत। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं, एक टॉपिक होता है ऑर्थोगोनल ट्रायड या बेस वेक्टर। ऑर्थोगोनल ट्रायड या बेस वेक्टर, या तो बेस वेक्टर बोल दो आप, ये आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे बेस वेक्टर्स। चलिए समझिए ये क्या होता है। देखिए अगर 3D डायमेंशन दिया है, 3D जैसे क्यूबॉइड होता है, तो क्यूबॉइड में ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो याद रखना इसको हम i कैप बोलते हैं, मतलब x एक्सिस की तरफ i कैप लेते हैं, y एक्सिस की तरफ j कैप लेते हैं और z एक्सिस की तरफ k कैप लेते हैं। यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, कोई खास आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई कैप का मतलब क्या कि x का डायरेक्शन किधर है, कैप मतलब सिर्फ डायरेक्शन की बात करना है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना, तो x का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। आई कैप क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। y का डायरेक्शन किधर है, j की तरफ। z का डायरेक्शन k की तरफ। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो याद रखना x के लिए i कैप, y के लिए j कैप और z के लिए k कैप। तो जो i कैप, j कैप और k कैप होता है, k कैप, इन्हीं को हम ऑर्थोगोनल ट्रायड बोलते हैं या तो बेस वेक्टर बोलते हैं, बेस वेक्टर। ठीक है ना। तो याद रखना i j k, ठीक है। अच्छा तो x वाले को i, y वाले को j और z वाले को k, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए फटाफट थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको इसी चीज को। मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है, तो इधर कौन होगा, i कैप होगा। इधर कौन होगा, इधर इधर j कैप होगा, j कैप होगा ना। इधर z वाले में कौन होगा, तो k कैप होगा। इतना समझ में आया। तो याद रखना x वाले में i कैप, y वाले में j कैप और z वाले में k कैप। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर से, इनको भूलना मत। और ये सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, आपको बताएंगे कि x किधर जा रहा है, तो i कैप मतलब इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो i कैप एक डायरेक्शन है आपका, x के साथ i और y के साथ j और z के साथ k, इनको लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक जो आज सीखने वाले थे वो ये है
रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्या है। तो देखो क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि इट इज प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, एक वेक्टर को स्प्लिट करने का प्रोसेस इनटू टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट में अगर आप इसको तोड़ दो, टू कंपोनेंट्स और मोर कंपोनेंट्स भी हो सकता है, तो दो कंपोनेंट में तोड़ दो चाहे तीन कंपोनेंट में तोड़ दो, तो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलो समझो भाई इसका मीनिंग क्या है। प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, ये देखो ये एक वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर का नाम चलो मैंने नाम दे दिया पी वेक्टर। इसको क्या करना, स्प्लिट करना है इनटू टू कंपोनेंट। तो याद रखना ये एक इधर कंपोनेंट हो गया, एक इधर कंपोनेंट हो गया, मतलब एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो पी है अगर एक्स की तरफ आएगा तो मैं इसको पी एक्स वेक्टर बोल देता हूं, वाई की तरफ गया तो पी वाई वेक्टर बोल देता हूं। तो मतलब पी के दो वैल्यू हैं, एक एक्स में भी और एक वाई में भी, इसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बात समझा? फिर से देख लो, एक वेक्टर मान लो ऐसे गिवन है ए, तो ए को मैंने दो तरफ तोड़ दिया, एक एक्स एक्सिस में तोड़ दिया, एक वाई एक्सिस में, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर। बात समझा? इतना क्लियर हुआ? तो सीधी सी बात है। अच्छा ये कैसे तोड़ते हैं जरा ये भी समझ लीजिए। आपको मालूम है ये एक्स और वाई एक्सिस होता है, एक्स और वाई एक्सिस है ना। अच्छा अगर कोई वैल्यू ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इधर गिवन हो यहां, तो यहां आपको वैल्यू है, ये देखो यहां जरा चेक करो, यहां एक्स और वाई दोनों का वैल्यू गिवन होता है ना। क्वाड्रेंट आपने पढ़ा है ना, 2,3, तो 2 क्या है, यहां से यहां तक 2 हो गया, ठीक है, और यहां से यहां तक 3 हो गया। तो मतलब x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू। तो मतलब आप इस लाइन को, ये जो लाइन यहां से यहां तक गया, इस पॉइंट को, ये पॉइंट देखो इसके बीच में है ना ये पॉइंट, ठीक। तो अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो इस पॉइंट की तरफ, तो ये पॉइंट x की तरफ भी है और y की तरफ भी तोड़ा जा सकता है। इतना तो पढ़ा है ना आपने क्वाड्रेंट में। तो बिल्कुल उसी तरह है कि किसी भी वेक्टर को अगर आप दो कंपोनेंट में या दो से ज्यादा कंपोनेंट में तोड़ दो, वैसे मैक्सिमम ये दो ही कंपोनेंट में टूटेगा, ठीक है, तो सिर्फ दो ही कंपोनेंट बोलो। तो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, जैसे वंस अगेन फिर से बताइए, ये मान लीजिए आर वेक्टर है, तो कैसे तोड़ेंगे, तो इधर हो गया आर एक्स वेक्टर और इधर क्या हो गया आर वाई वेक्टर। बात समझा? अच्छा अगर आपके मन में लगता है सर ये एक्स एक्सिस से इधर आई कैप आना चाहिए, ये जे कैप आना चाहिए, तो एक बात बताओ, इसको आई और जे में भी लिख सकते हैं। पहले आप बताओ अगर आई और जे ना होता तो ये पैरेललोग्राम फार्मूला लगाते हैं आप, पैरेललोग्राम फार्मूला, तो ये रिजल्ट आर किसके इक्वल होता, इन दोनों वेक्टर के सम के, मतलब आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। पैरेललोग्राम याद आ रहा है आपको? पैरेललोग्राम याद आ रहा है? पैरेललोग्राम में मैंने क्या बताया था कि दो वेक्टर, मतलब ये रिजल्टेंट हो गया मान लो आपका, और ये जो दोनों वेक्टर आर एक्स और आर वाई हैं, तो ये आर एक्स प्लस आर वाई रिजल्टेंट के इक्वल होंगे, ठीक। अगर आप इनको आई कैप और जे कैप में लिखना चाहते हो तो देखो आर वेक्टर आर एक्स, अरे भाई ये तो वेक्टर है ना, लेकिन अगर आप आई कैप में लिखोगे तो आई डायरेक्शन हो गया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर एक्स वेक्टर को वेक्टर हटाना पड़ेगा, और ये आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप। मतलब समझो कैसे, ये देखो ये वेक्टर है, लेकिन आर एक्स को याद करो, आप आर एक्स को क्या लिख सकते हो, आर एक्स आई कैप लिख सकते हो कि नहीं। अरे भाई ऐसे समझो, अगर वेक्टर x है तो आप x आई कैप लिख सकते हो, क्योंकि आई तो डायरेक्शन है ना। वेक्टर y है तो y j कैप लिख सकते हो। वेक्टर z है तो z k कैप लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो देख लीजिए इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो rx है तो rx i लिख सकते हैं, ry है तो ry वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ry और j कैप। मतलब ये देखो ये वेक्टर है,
तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन, ये वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ना ही क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन। तो जैसे यहां पे एक वेक्टर ऐसे गिवन है, ए वेक्टर, और इसको आपने इधर तोड़ दिया और इधर तोड़ दिया, ठीक है? तो ये ए एक्स वेक्टर हो गया, ये ए वाई वेक्टर हो गया। तो रिजल्ट आपका ए कैप है ना, तो ए कैप क्या होगा? ए कैप ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर के इक्वल होगा। या अगर आई कैप जे कैप में लिखना है तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझा? तो ये है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक एक स्टेप समझते चलिए, खूब प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आप आ चुके हैं, यहां कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है? चलिए अभी खूब प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं। अब एक होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो सिंपल यही है, रिजोल्यूशन ही है, नाम अलग अलग है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर आपसे पूछे तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है? वही सेम चीज है कि रिजॉल्विंग अ वेक्टर, मतलब एक वेक्टर को कुछ ऐसा रिजॉल्व करो, रिजॉल्व माने बांट दो एक्स और वाई एक्सिस में, रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू, ध्यान से देखना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स या कंपोनेंट्स दैट इज नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कैसे? देखो इसको तो कैसे बनाएंगे, तो मान लिया ये देखो, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक? तो इसको आपने इधर और इधर ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या? थोड़ा रेक्टेंगल बनना चाहिए ना, तो चलो ऐसे बनाते हैं। मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक? तो ये देखो, ये इसमें और आपने इसमें ब्रेक कर दिया, ठीक है? अब देखो जरा ध्यान से देखना, आपने इसमें ब्रेक कर दिया, ये एंगल चलो मान लो थीटा है, ठीक है? तो या अल्फा है, थीटा है, व्हाटएवर जो भी मानना है, थीटा मान लिया मैंने। तो ये क्या है? ए एक्स वेक्टर है और ये कौन है? ए वाई वेक्टर। अब अगर आप इनको मिलाएंगे तो ये देखिए, देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं? स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है ना? वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा ये साइड लिया हुआ है, ठीक है? तो देख लीजिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो रेक्टेंगल के कंपोनेंट दिख रहा है कि नहीं? लेंथ ब्रेड्थ लेंथ दिख रहा है कि नहीं? तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलता है। बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल है भाई, वही पुराना वाला रिजोल्यूशन को ही हम रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं, बस याद रहे इसमें रेक्टेंगल बनना चाहिए, है कि नहीं? या स्क्वायर भी बनेगा तो भी चलेगा। तो इस तरह के वेक्टर को, अब देखिए इसको दो तरह से भी बना सकते हैं, एक ऐसे ही बना सकते हैं, ध्यान से देखना, वेक्टर ए को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ए एक्स किधर? आई कैप की तरफ, ए वाई किधर? जे कैप की तरफ। तो ये फिर से आपका वही बन गया, ठीक? अब रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर ए को हमने दो परपेंडिकुलर, देखो रिजॉल्विंग अ वेक्टर, एक वेक्टर मैंने लिया ए इंटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं? ये और ये परपेंडिकुलर में ही डिवाइड किया ना, इसमें और इसमें तोड़ा ना मैंने, तो क्या लिख सकते हैं आप वेक्टर ए को? वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स बाई पैरेललोग्राम लॉ। ये पैरेललोग्राम लॉ है, वंस अगेन अगर आपको पैरेललोग्राम नहीं पता है तो वीडियो में जाके देखिए लास्ट में, बाई पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जो रिजल्ट है ए वो किसके इक्वल होगा? दोनों कंपोनेंट के। तो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ठीक? या और अगर आप आई कैप जे कैप में लिखना चाहते हैं तो ये देखो, वेक्टर ए को ए एक्स मैग्नीट्यूड हो गया, आई कैप डायरेक्शन, प्लस ए वाई और जे कैप, तो ये देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझा?
तो याद रखिएगा कोई भी वेक्टर हो आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, या तो आपको ऐसे मिलेगा या तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक। अच्छा यहां भी मैं एंगल बना देता हूं, जो एंगल लिया है थीटा, ठीक, इतना समझ में आया। अच्छा अब आगे देखिए और क्या होता है। मान लीजिए ये तो आपने वेक्टर में लिख दिया, ये तो आपने वेक्टर में लिख दिया। अब अगर आपसे पूछे कि मुझे इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और इस वेक्टर ए का डायरेक्शन चाहिए, या इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है, फटाफट देखो क्या करेंगे। इतना आप नोट कर लिए हैं, यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। देखिएगा अब मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, देखो यहां मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड किसका, वेक्टर ए का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। देखो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, फटाफट जरा यहां पे आ जाओ या यहां पे आ जाओ, व्हाटएवर जो भी आपको चेक करना है। चलो मैं यहां से देखता हूं, ठीक है। तो ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा, ये ए कॉस थीटा होगा, ठीक है, ए कॉस थीटा होगा कि नहीं। और ये क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं ए एक्स, अगर सिर्फ मैं वेक्टर ना लेके स्केलर लिखूं, ध्यान से मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को, तो अगर मैं इस ए का वैल्यू इधर निकालूं, इधर, तो ये ए जब इधर आएगा तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा इनके बीच में लगा है। और ये जो है ये, इस पे तो थीटा लगा नहीं है, देख रहे हैं ना, इसमें थीटा लगा नहीं, तो ये क्या होगा मालूम है, ये ए साइन थीटा हो जाएगा। कैसे होगा मैं बता देता हूं। तो ये ए कॉस थीटा किधर है, नीचे, और ए साइन थीटा किधर है, ऊपर। याद रखना, ये देखो फिर से देखो, प्रैक्टिस करो, फिर मैं बताता हूं कैसे आया। मान लो ये थीटा है, ये पी है, तो ये कितना होगा, पी कॉस थीटा, ये कितना होगा, पी साइन थीटा, ठीक। फिर से प्रैक्टिस करो पहले। चलो ये मान लो आर है, ये थीटा है, ये कितना होगा, आर कॉस थीटा, जिसमें एंगल लगा होता है वो थीटा, और देखो इसमें एंगल है नहीं, तो ये सामने वाला लाइन आर साइन थीटा। बात समझा, कैसे आ रहा है मैं अभी बताता हूं, डोंट वरी, पहले प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। ये यही ए वाला देखो, वापस मैं बताता हूं, यहां ये देखो, ये ए है, ये थीटा है, और ऐसे बना। चलो बताओ ये कितना होगा, तो ये ए कॉस थीटा होगा, ये कितना होगा, ए साइन थीटा होगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ। तो अब आप खुद देखिए, अगर प्रैक्टिस हो जाए तो फटाफट आप इस एंगल, जिनके बीच में एंगल है, ये तो आपका ऐसे रिजल्ट ए, तो ए को इधर लाएंगे तो ए कॉस थीटा, ए को इधर ले जाएंगे तो इधर ले गए तो साइन, इधर ले गए तो कॉस, ठीक है। अब कैसे आया वो चेक करते हैं। चलिए देखिए कैसे मैंने लिखा, ठीक, ध्यान से देखना। देखो इस तरह से ना, तो ये ए है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक। और ऐसे आप चाहें तो ये बनाए या ना बनाए, तो चलो देखो ये कितना है, ये ए वाई है, और ये कितना है, ए एक्स है कि नहीं, और ये थीटा है। मुझे नीचे ए कॉस थीटा लाना है, मतलब ए एक्स का वैल्यू क्या लाना है, ए कॉस थीटा। ये देखो नीचे वाला हिस्सा ए एक्स होता है ना, तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये ए साइन थीटा, ए साइन थीटा किसका वैल्यू है, ए वाई का, समझ रहे हो। तो कैसे आया जरा चेक करो, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ए वाई का वैल्यू क्या लाना है, ए साइन थीटा लाना है, यही लाना है। तो चलो चेक करते हैं कैसे लाना है। चलो देखो ध्यान से। तो चलो मान लो ये ए एक्स तो था ही, और ये ए वाई है। अब जरा ट्रायंगल नाम दे देते हैं, ओ एम एन, ट्रायंगल नाम दे दो। चलो आप पहले कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है, ए एक्स अपॉन हाइपो कितना है, ए, तो ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ए एक्स। तो देखो ए एक्स का वैल्यू कितना आया, ए कॉस थीटा आया कि नहीं, मतलब नीचे वाला वैल्यू कॉस में आया ना, ठीक है। अब साइन लगा लो, साइन थीटा इक्वल्स टू, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, तो अपोजिट कितना है, एम एन। अच्छा बताओ ये ए वाई है, ये ए वाई है, तो ये भी तो सामने ए वाई होगा। अरे देखो ना स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर में साइड इक्वल है ना ये, ठीक है। अगर रेक्टेंगल है तो ये ए एक्स है, ये ए एक्स है, ये ए वाई है, तो ये ए वाई है। मेरी बात समझ रहे हो, तो ये ए वाई है, तो साइन थीटा का मतलब क्या, अपोजिट सामने वाला, और अपॉन हाइपो, तो सामने वाला कितना है, ए वाई, और अपॉन ए। बात समझा। तो ए का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, ए साइन थीटा।
किसका वैल्यू, ए वाई का, ए वाई का। तो देख लो ए वाई ऊपर वाले का वैल्यू कितना आता है, साइन में, और ये जिसके साथ एंगल लगा होता है उसका वैल्यू किस में आता है, कॉस में आता है। समझा? तो चलिए फटाफट अब इनको मैं सही से आपको बता देता हूं कि मैग्नीट्यूड ए का कैसे पता करेंगे। और थोड़ा ध्यान से, रेक्टेंगुलर अगर डायग्राम बनता है तो बहुत अच्छा है, रेक्टेंगुलर डायग्राम बने तो, क्योंकि रेक्टेंगुलर ही पढ़ रहे हैं ना, तो चलो मैं रेक्टेंगुलर डायग्राम ही पढ़ाता हूं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये वेक्टर ए है, मान लीजिए वेक्टर ए, और ये जो है आपका ए एक्स है, चलो मान लो इधर का हिस्सा ए एक्स है और इधर का हिस्सा ए वाई है, ठीक, और ये वेक्टर ए है। तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये देखो आप ऐसे मिला सकते हो, आप इसको और आगे ऐसे ले जाके एरो मिला सकते हो, ठीक है, और ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक। तो फटाफट नेमिंग कर लो, ओ एम एन, ओ एम एन, ठीक है। चलो ओ एम एन नेमिंग किया तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ एम एन में आपको तो मालूम है मैग्नीट्यूड पता करना है, मैग्नीट्यूड, तो मैंने वेक्टर हटा दिया, तो ए इधर आ जाएगा, तो ए एक्स, इधर का वैल्यू ए एक्स है ना, लेकिन ए जब इधर आएगा तो क्या होगा, ए कॉस थीटा आएगा, और ए जब इधर जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा, मतलब ए वाई का वैल्यू कितना आएगा, ए वाई का वैल्यू कितना आएगा, ए साइन थीटा आएगा। मैंने आपको निकाल के दिखा भी दिया, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ एम एन, ट्रायंगल ओ एम एन देखो, कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो, तो बेस कितना है, ए एक्स, अभी चलो ए एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, निकाल रहा है ना, तो आपको दिखा दें, तो ए एक्स, तो बेस कितना है, ए एक्स, और अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ए है, तो ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, ए एक्स के, आया कि नहीं, तो ये देखो ए एक्स का वैल्यू कितना आया, ए कॉस थीटा, तो यहाँ ए एक्स का वैल्यू आ गया कितना, ए कॉस थीटा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब साइन लगा लो, साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है सामने वाला और हाइपो, तो सामने वाला कितना है, अरे भाई जितना ये होगा उतना ये होगा ना, समझ रहे हैं, तो ये ए वाई है, तो ये भी कितना होगा, ये भी तो ए वाई होगा, तो सामने वाला ए वाई और हाइपोटेनियस कितना है, ए, तो ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आया, ए वाई, तो इक्वेशन नंबर 2, इतना समझा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करो तो प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इधर करो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। अब देखो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो सिर्फ ए स्क्वायर बच गया ना इधर, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, या ए का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। देख लो ये आंसर हो गया आपका मैग्नीट्यूड। अभी इसको कैसे हम यूज करेंगे मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये नोट कर लेंगे कैसे आया। तो ए का, ये जो वेक्टर ए हुआ करता था ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर। बात समझा? अच्छा, तो इधर का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर कर दोगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ए का डायरेक्शन चाहिए, तो ए का एंगल कितना बन रहा है, ए का एंगल इधर कितना बन रहा है, थीटा, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, tan थीटा, तो यहां लिख दो डायरेक्शन, डायरेक्शन किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए मैंने tan बताया, तो tan थीटा इक्वल्स टू, चलो बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो b sin थीटा अपॉन ऐसा वाला नहीं, यही बताओ। इस ट्रायंगल में देखो साइन tan का फॉर्मूला क्या होता है, सामने का अपोजिट अपॉन बेस, तो अपोजिट कितना है ए वाई और अपॉन बेस कितना है ए एक्स या ए कॉस थीटा, तो आप सिर्फ ए एक्स लिखो ना, ए एक्स का तो वैल्यू है ना ए कॉस थीटा, तो ए एक्स से लिखो, तो देखो tan थीटा का वैल्यू आ गया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, tan इनवर्स
ए वाई अपॉन ए एक्स। हो गया आंसर। तो ये है भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। अब आपने क्या सीखा, कंफ्यूजन तो बहुत होगा, चलिए देखते हैं आपने सीखा क्या। ठीक है, प्रैक्टिस में आइए, फटाफट प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि एक्चुअली में हमने क्या सीखा। ठीक, चलो ध्यान से देखो, देखिएगा ध्यान से क्या सीखा हमने। तो चलिए देखिए, ये मान लीजिए वेक्टर P है, तो इस तरह से बनाएंगे आप। तो ये ऐसे करेंगे तो देखो एक रेक्टेंगल आ रहा है कि नहीं, ये थीटा है। तो अगर ये वेक्टर P है तो इसको मैं Px वेक्टर बोल सकता हूँ, इसको Py वेक्टर बोल सकता हूँ, है ना। आपने सीखा क्या, आपने सीखा कि बाई पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से ये जो P वेक्टर है, P वेक्टर वो इक्वल हो सकता है Px वेक्टर के प्लस Py वेक्टर के। ठीक, अगर इधर I और J कैप लेके करते हो तो क्या लिखोगे इसको, P वेक्टर इक्वल हो सकता है Px I कैप प्लस Py J कैप के। तो मतलब ये दोनों सही है, बात समझा, प्रैक्टिस हो रहा है। अच्छा, अब निकालिए मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, ये जो रिजल्ट है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, तो देखिए मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या बताया, साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे। तो ये P का वैल्यू डायरेक्ट बताता हूं, तो P का वैल्यू क्या होगा मालूम है, x और y दोनों का स्क्वायर करके लिख दो, तो Px का स्क्वायर प्लस Py का स्क्वायर, हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो tan थीटा इक्वल्स टू, थीटा लगा दो तो सामने वाला अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर कौन है, ये Py है, तो ये भी Py होगा ना। तो Py अपॉन बेस मतलब Py अपॉन Px, समझा, ये लो हो गया। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स करके लिख लो, ऐसे लिखते हैं तो tan इनवर्स और Py अपॉन Px, आ गया कि नहीं। ठीक है, तो बस यही आपने सीखा, और ये प्रूफ कैसे हुआ वो आपने जाना। ठीक है, फटाफट मैं प्रूफ भी दिखा देता हूं। ये Px का वैल्यू कितना आया था P के टर्म में, तो Px का वैल्यू यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, चलो फटाफट ऐसे बना देता हूं मैं फिर से। देखो ये थीटा है, मान लो ये P है, ये Px है और ये Py है। तो Px का वैल्यू ये कितना है, अगर ये P है तो ये कितना आएगा P cos थीटा, ये कितना आएगा P sin थीटा। ठीक, तो Px का वैल्यू कितना P cos थीटा और Py का वैल्यू कितना आया P sin थीटा। दोनों को स्क्वायर करो तो P स्क्वायर x, इसको भी स्क्वायर करो प्लस P स्क्वायर y इक्वल टू, इसको स्क्वायर करो P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको स्क्वायर करो तो P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये P स्क्वायर x प्लस P स्क्वायर y इक्वल टू, ये P स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाकी तो 1 बचा ना, तो इंटू 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं। तो P स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया, तो P का वैल्यू कितना आएगा, ये सब अंडर रूट में हो जाएगा ना, तो यही तो आया है। ये बात समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, सब फटाफट समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या मतलब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस चीज को आप अच्छे से समझो कैसे भी करके, क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको एनएलएम में भी आएगा, ग्रेविटेशन में भी आएगा, और ना जाने कितने पार्ट में, मैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, सब में ये आ सकता है। तो याद रखना रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रैक्टिस करते हैं, चलिए और पहले 1-2 प्रैक्टिस करते हैं। मुझे बताइए अब इसका क्या होगा, 1 मिनट। ठीक है, प्रैक्टिस करिए बस, और कैसे प्रूफ हुआ, प्रूफ मैंने करा दिया है, आप उसको एक एक स्टेप ध्यान से समझिए। फिर से मैं बता रहा हूं, हार्डवर्क कीजिए, आएगा। चलिए अब बताइए आप, एक वेक्टर ऐसे गिवन है, ये मान लिया मैंने R वेक्टर है। ठीक, तो चलो बताओ, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हुआ, तो ये Rx वेक्टर ले सकते हो, इसको Ry वेक्टर। ठीक, तो बताओ R का वैल्यू पैरेललोग्राम लॉ से क्या होगा, इस R का वैल्यू क्या होगा, Rx, ये R 2 पार्ट में टूट गया ना, Rx में और Ry में, तो Rx वेक्टर प्लस Ry वेक्टर, है ना। या इसको और क्या लिख सकते हो, अगर I कैप और J कैप में लिखना है तो इसको लिख सकते हो R वेक्टर इक्वल्स टू Rx I कैप प्लस Ry J कैप, लिख सकते हो कि नहीं। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड किसका, ऑफ R, इस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपको मालूम है ना, R इक्वल्स टू ये Rx का स्क्वायर
प्लस आर वाई का स्क्वायर। याद रखना वेक्टर का स्क्वायर नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है, समझा। और जहां पे आर एक्स का वैल्यू कितना है बता सकते हैं आप? आर एक्स का वैल्यू कितना होता है? आर एक्स, वेक्टर आर एक्स का नहीं, सिर्फ आर एक्स का। तो आर एक्स का वैल्यू होता है आर, ये आर कॉस थीटा। आर वाई का वैल्यू कितना होता है? आर साइन थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? याद रखना एक्स वाला कॉस और वाई वाला साइन, ठीक है। जैसे ये वेक्टर दिया है, चलो बताओ इसको प्रैक्टिस करके। मान लो ये मान लो बी वेक्टर है, बी वेक्टर थीटा, तो ये बी एक्स वेक्टर और ये बी वाई वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? सॉरी, पैरेललोग्राम लॉ से क्या लिखोगे? बी इक्वल्स टू बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर, है ना। या बी वेक्टर इक्वल्स टू आई जे कैप में कैसे लिखोगे? तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? तो देखो b का वैल्यू कितना आएगा, तो x वाला और y वाला स्क्वायर कर दो, तो bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर। अगर कोई पूछे bx था कितना, अगर bx कितना था तो बता देना bx b cos थीटा था। ये b cos थीटा, ये b cos थीटा इधर और b sin थीटा इधर, है ना। तो b cos थीटा था और by कितना था, तो b sin थीटा था। याद रहेगा? तो देख लीजिए फटाफट आपके सामने है, प्रैक्टिस करिए, आपको सब याद रहेगा, ठीक। और tan थीटा कैसे निकालते थे? tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब होता है y एक्सिस, फॉर्मूला याद कर लो, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। इसमें y एक्सिस कितना था? तो y एक्सिस था ry, तो यहाँ पे आप अब देखो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, तो y एक्सिस कितना ry और x एक्सिस कितना rx, तो आ गया ना tan थीटा। यहाँ पे भी देखो y एक्सिस कितना है by, तो tan थीटा इक्वल्स टू by और अपॉन x एक्सिस कितना है bx, आ गया। वेक्टर में मत लिखना क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग निकाल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक और फाइनल प्रैक्टिस करते हैं, एक और, ठीक। आप मुझे बताइए, इस बार थोड़ा आराम से चलते हैं और आप सोच के बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। फाइनल प्रैक्टिस, चलिए देखिए, चलिए अब बताइए। मान लीजिए ये वेक्टर है q, ठीक, q वेक्टर और ये थीटा एंगल, ठीक। अब आप बताइए ये क्या होगा? तो ये qx ले सकते हैं, इसको मैं qy ले सकता हूं, ठीक। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? क्या कहता है कि जो वेक्टर q है वो दो वेक्टर में टूट गया है। किसमें किसमें? qx वेक्टर में प्लस qy वेक्टर में, ठीक। अगर ij में लिखना है, ij में लिखना है तो कैसे लिखोगे इसको ij में? तो वेक्टर q टूट गया है, किसमें? qx i कैप, ये मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन, प्लस qy j कैप। तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों आंसर राइट है। बात समझ में आ रही है? चलो अब आगे बताओ, इस q का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो q का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अरे भाई x और y का अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो, तो qx का स्क्वायर प्लस qy का स्क्वायर। अगर कोई पूछे कि ये qx का वैल्यू कितना था, वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड का, qx का वैल्यू कितना था, तो qx का वैल्यू कितना था? q cos थीटा, x वाला cos होता है, और y का वैल्यू कितना था? qy, तो ये बीच वाला q जरूर लेना पड़ेगा, तो q sin थीटा, ठीक। और अगर आप ये दोनों डिवाइड कर दो sin थीटा अपॉन cos थीटा करके, तो qy अपॉन qx आ जाएगा कि नहीं? अगर देखो दिस डिवाइड बाय दिस, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू qy अपॉन qx। तो देखो थीटा भी आ गया, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स qy अपॉन qx। बोलो समझा इतना? तो देख लीजिए आपके सामने है, इतना क्लियर हुआ? चलिए अब मैं ये समझ के चलता हूं, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि फाइनली किसको क्या लिखना है, ठीक। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था 2D डायमेंशन, मतलब दो कंपोनेंट में अगर टूटता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तब, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 डायमेंशन में टूटते हैं तब क्या होगा? अच्छा, एक पोजीशन वेक्टर का भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आता है, जरा ध्यान से देखिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर,
तो पोजीशन वेक्टर आपको याद होगा, मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर, ये सब बता चुका हूं मैं। तो चलो पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर स्पेस में मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक, ये कहाँ है? तो आप बोलोगे सर ये, जैसे मैं यहाँ खड़ा तो मैं बोलूंगा मेरे से 1 मीटर दूर है, आप खड़े तो आप बोलेंगे मेरे से 50 मीटर दूर है, कोई और बोलेगा मेरे 100 मीटर। तो कहने का मतलब सबसे अलग अलग डिस्टेंस है ना। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन इसका डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, इसके अगल बगल एक एक्स और वाई एक्सेस बना देंगे, ठीक, और ऐसे देखिए एक एरो लगा देंगे। तो ये ओ हो गया और ये पॉइंट पी। तो ओ पी, ओ पी, ओ से लेकर कहां तक? पी। एरो देखो कहां गया, ये टेल है, ये हेड है, तो देखो एरो ऊपर गया ना, तो ओ से पी ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर। इतना क्लियर हुआ, इतना समझा? तो अगर आपसे पूछे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालो ओपी का, तो याद रखना पोजीशन वेक्टर को अक्सर वेक्टर आर से डिनोट करता है। आप ज्यादातर देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर कहो सर ऐसा क्यों, तो ऐसा नहीं है भाई, आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, लेकिन बुक में ज्यादातर उसका नोटेशन अलग से निकाल दिया गया है, उसको आर ले लेते हैं। तो ये वेक्टर पोजीशन हो गया आपका आर। इतना क्लियर? बस हो गया। अब ये हो गया थीटा, ठीक। तो आप इसको इधर क्या ले सकते हैं, आर एक्स ले सकते हैं, इधर क्या ले सकते हैं, आर वाई, है कि नहीं? तो हो गया। तो आर का वेक्टर, आर का वैल्यू पैरेललोग्राम से क्या होगा, आर एक्स वेक्टर में प्लस आर वाई वेक्टर में। हो गया आंसर, ठीक है। या आर का वैल्यू क्या लिखेंगे, आर एक्स आई कैप, अगर आई कैप और जे कैप में लेना है, प्लस आर वाई जे कैप। ये देखिए ये भी हो गया, ठीक। अगर इस आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, आर का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, एक्स वाले का आर एक्स का स्क्वायर और आर वाई का स्क्वायर, है कि नहीं? आर एक्स का वैल्यू कितना होता है, आर एक्स का वैल्यू आर के टर्म्स में निकालना है, आर एक्स का वैल्यू आर के टर्म में। तो आर एक्स वाला है तो कॉस होगा, आर कॉस थीटा। आर वाई का वैल्यू कितना होगा, आर साइन थीटा होगा। समझ रहे हैं? अगर टैन थीटा निकालना है तो ये दोनों डिवाइड कर दीजिए, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो आर वाई अपॉन आर एक्स आएगा ना। तो वाई एक्सिस वाला अपॉन एक्स एक्सिस वाला, तो ये देखिए भी आ गया। तो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर का बोले तो आप ऐसे कर लें, बात समझा? अच्छा, कहीं कहीं क्या होगा, आप यहाँ आर एक्स आर वाई नहीं लिखा पाएंगे, ठीक। तो क्या लिखा पाएंगे वो देख लीजिए। मैं हर तरह की चीज बता दे रहा हूं कि आपको बुक में कैसा क्या मिलेगा, लेकिन आप बिल्कुल मत डरना, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। चलिए देखिए, मान लीजिए एक पोजीशन वेक्टर, ऐसे एक पॉइंट गिवन था, अब आपने ऐसे एक्स और वाई एक्सिस बना लिया, ये ओ हो गया ऐसे, तो और ये आर वेक्टर है। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ आर एक्स वेक्टर नहीं देता और यहाँ आर वाई वेक्टर नहीं लिखता। किसी किसी बुक में आर एक्स वेक्टर की जगह सिर्फ एक्स वेक्टर लिखता है और आर वाई वेक्टर की जगह सिर्फ वाई वेक्टर लिखता है। तो बताओ, अब वेक्टर आर, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, पैरेललोग्राम लॉ, तो क्या होगा, वेक्टर आर किसके इक्वल हो जाएगा, अरे भाई वेक्टर एक्स के और प्लस वेक्टर वाई के। तब भी मत डर रहे यार, वही बात तो हुई, है कि नहीं? तो भाई घुमा फिरा के कैसे भी, बीटिंग अबाउट द बुश, कैसे भी आओ जाओ कान पकड़ो, बात एक ही हो रही है। अच्छा, इसको अगर आई कैप जे कैप में लिखे तो एक्स आई कैप में लिख दो प्लस वाई जे कैप में लिख दो, ये देखो ये हो गया। अगर इस आर का मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड, तो आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाला स्क्वायर प्लस वाई वाला स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो आर के टर्म में लिखना है, तो ये थीटा है, तो एक्स का वैल्यू इधर जाओगे, इधर एक्स का वैल्यू है ना एक्स, तो एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा, ये आर जरूर लेना पड़ेगा। और वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू इधर चले जाओ वाई, तो आर इधर चला गया, तो आर साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लो तो टैन थीटा, तो टैन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। ये देखो बात हो गया, वही सेम चीज। तो बिल्कुल मत डरिएगा, आपको डराने के लिए अलग अलग चीजें लिखी रहेंगी, लेकिन फिर भी अब मुझे इतना उम्मीद हो रहा है कि अब आपको इस लॉजिक में कोई नहीं हरा सकता। कैसा भी कोई पूछेगा आप फटाफट बता देंगे कि एक्चुअली में इसका मतलब ये होता है सर, बार बार बात को घुमाइए मत, ठीक है? गुड। चलिए, अब उम्मीद करता हूं कि आप ये सीख चुके हों, ठीक। अब आते हैं जरा 3D में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D।
इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक, अब 3D का मतलब क्या है जरा ध्यान से देखो। तो चलो मैंने यहां पे एक इस तरह से क्यूबॉइड बना दिया, एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इससे मिला, ये इससे मिला, और ये इससे मिला। ठीक, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैंने ओरिजिन ले लिया और ये जो लाइन जा रही है ये इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस। ये जो लाइन जा रही है ये, इसको मैंने वाई एक्सिस ले लिया, और ये जो लाइन जा रही है इसको मैंने जेड एक्सिस ले लिया। ठीक, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3D में दिखा रहा हूं। तो 3D में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होता है ना, बात समझ रहे हैं। अच्छा, अगर आप नोटिस करें, मान लीजिए आपका जो रूम है, रूम क्यूबॉइड का जो डायगोनल है, यहां देखो, यहां डायगोनल आपको दिख रहा है, तो इस एंड से मतलब ये उस तरफ से लेके इस तरफ तक आना है, तो इस तरफ तो यही हुआ, तो ये आपका रिजल्ट जो आएगा। अच्छा, मान लीजिए इस तरफ कौन सा वेक्टर है, इस तरफ मान लीजिए वेक्टर है एक्स वेक्टर। ठीक है, एक्स वेक्टर। इस तरफ कौन सा वेक्टर है, मान लीजिए वाई वेक्टर, और इस तरफ कौन सा वेक्टर है, मान लीजिए जेड वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट बच्चों ध्यान रखना, रिजल्ट जैसे आपका रूम है, रूम, ठीक है, तो रूम के एक कोने से और दूसरे कोने में क्यूबॉइड, आपका रूम या तो क्यूबॉइडल होगा, ठीक है ना, या तो क्यूबॉइडल होगा, और या तो क्या होगा, क्यूब होगा, ऐसा ही हो सकता है ना, या तो क्यूबॉइडल या तो क्यूब। तो जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा, मतलब एक तरफ से लेके एक दूसरे एंड की तरफ जो डायगोनल होता है क्यूब का, वही इसका रिजल्टेंट होगा। तो यहां डायगोनल कहां होगा, जरा ध्यान देखो, यहां ये है, ये अंदर है, ध्यान देना, ये दूर है और ये बाहर है, ये आपकी तरफ है, ये अंदर की तरफ है, तो आपका रिजल्ट ये हो गया रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को मैंने नाम दे दिया आर, वेक्टर आर, रिजल्ट। और ध्यान से देखना, अब ये रिजल्ट इसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स के साथ अल्फा, ये रिजल्ट वाई के साथ एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा, और ये देखिए ये z के साथ बना रहा है गामा। बात समझ में आया। तो जो रिजल्ट है इसको नाम मैंने दे दिया O, और ये आपका पॉइंट हो गया P। ठीक है, और बाकी भी अगर आपको नाम देना है तो दे दीजिए। तो चलिए नेमिंग कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, OP हो गया, इसका नाम मैंने दे दिया A B C D E, इस एंड का याद रखना, ये एंड F, ये तो P हो गया। ठीक, और कोई एंड बचा, ये O हो गया, और तो कोई एंड बचा नहीं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। तो अगर आपसे कोई पूछे वेक्टर R कितना होगा, वेक्टर R, तो जब वेक्टर R दो तरफ जाता था तो आप क्या लिखते थे, X वेक्टर में जाता था और Y वेक्टर में जाता था, तो हो गया भाई R वेक्टर हो गया, पैरेललोग्राम लॉ है कि नहीं। लेकिन यहाँ तीन लोग हैं, तो आपको इसको 3 बढ़ा देना है, तो वेक्टर R का वैल्यू आ गया X वेक्टर, Y वेक्टर, Z वेक्टर। या I J K में लिखना है तो ये आपका I, इधर वाला I, इधर वाला J, और इधर वाला आपका K। ठीक, तो अगर I J K में लिखना है तो वेक्टर R को कैसे लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे XI प्लस YJ, मतलब ये मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन, प्लस ZK। तो ये देखो ये ऐसे हो गया। बात समझा गया। तो देख सकते हैं आप वेक्टर R का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे होगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, तो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, तो R इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये भूलिएगा मत, ये वेक्टर R हो गया। ठीक है, इसका आपको डायरेक्शन निकालना है, तो बच्चों डायरेक्शन तो किसी दो के बीच में ही निकल सकता है। अरे भाई tan थीटा किसी दो के बीच में ही आएगा ना। ठीक है, तो अगर tan थीटा मान लो z डायरेक्शन नहीं है तो tan थीटा x और y के बीच में आएगा।
अगर x डायरेक्शन नहीं है तो tan थीटा y और z के डायरेक्शन में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह वो जब किसी सम में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका tan थीटा आप कैसे कर देंगे। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखना भाई, ये वेक्टर r ऐसे लिख सकते हैं 3D का, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ध्यान से देखो, ये एंगल कितना बन रहा है? अल्फा बन रहा है। किसका? x के साथ। तो r का जो वैल्यू है, ठीक है, सॉरी x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है, इस x का वैल्यू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इस x का वैल्यू r cos अल्फा होगा, ठीक है। y का जो वैल्यू है वो r cos बीटा होगा। ये देखो, क्योंकि इसके साथ भी बीटा बना रहा है ना भाई, अभी तो एंगल बन रहा है ना, अगर ना बनता तब तो ये क्या हो जाता, y का साइन में हो जाता, लेकिन यहां बीटा बन रहा है ना, समझा? तो r cos बीटा। और ये देखो तीसरा वाला z वाला क्या बना रहा है? गामा बना रहा है, तो r cos गामा। तो ये तीन चीज मत भूलिएगा। x इक्वल्स टू r cos अल्फा, मतलब x एक्सिस जो है अल्फा एंगल बना रहा है, तो x का वैल्यू r cos अल्फा, ठीक है। और बीटा का y का वैल्यू, y एक्सिस का वैल्यू r cos बीटा, और z वाले का r रिजल्टेंट, और ये cos गामा, ठीक है। तो इतनी चीज नोट कर लीजिएगा। अब अगर आपके मन में आता है कि सर ये x प्लस वाई प्लस जेड आया कैसे होगा, ठीक, तो यहां भी देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे आया होगा। देखो ध्यान से, मैंने इसको ऐसे मिला दिया, एरो, ठीक। आप खुद बताओ, जो ये है ये और जो ये है ये बराबर होंगे कि नहीं? दोनों है कि नहीं? जो ये है और जो ये है ये भी तो बराबर होगा, समझ रहे हैं? तो एक बात बताओ, देखो ये कितना है, यहां से यहां तक ये z है, तो ये कितना होगा यहां से यहां तक, ये भी तो z होगा, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, ये इधर से एक मिनट, ये चीज आपको आना चाहिए एट एनी कॉस्ट, प्रूफ आना चाहिए, वरना आप कैसे पूछेंगे कि x y और z कैसे आया। तो देखिए यहां पे x हो गया ये, और इस वेक्टर को z ले लेते हैं, और y वेक्टर किधर है? y वेक्टर आपका ये है, तो अगर वो y है तो सामने ये भी y ही होगा, ठीक है। तो ये x, ये z, ये y। अच्छा हाँ, तो देखो एक तरीके से अगर आप देखो तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखो ये कितना है, ये दिस वन, ये कितना, ये x है, ठीक, और ये भी कितना है, यहां से यहां तक x है। तो एक चीज चेक करते हैं, चलिए मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। पहले इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक, इतना नोट करिए। अब मैं ये चीज कैसे x प्लस वाई प्लस जेड कैसे आया, तीनों कैसे हुआ, मैं वो दिखाता हूं आपको, और ये भी नोट करिए, ठीक है। सारी चीजें अभी क्लियर करता हूं मैं। देखिए आगे देखिए, एक मिनट, फटाफट एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं, उसमें मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि x y z r के इक्वल कैसे आ रहा है। देखना कोई हार्ड नहीं है, बस डायग्राम में थोड़ा हौश पौश हो गया, ज़्यादा चीज़ें लिख दी गई इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। चलिए देखिए, अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक और डायग्राम देखते हैं। तो ऐसे बना लिया, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है, ठीक। अब बताइए, ये आपका ये डायगोनल वाला रिजल्ट r है ना, और ये कौन है, ये y वाला है, y वेक्टर। ये कौन है, ये x वेक्टर वाला, मतलब ये x एक्सिस है, ऐसे लिखते हैं, ये y एक्सिस है, और ये कौन है, z एक्सिस है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना, एरो किधर गया, इधर गया, तो ये कौन है, ये x है, वेक्टर x, इसको वेक्टर x बोल सकता हूँ, ठीक। और ये कौन है, ये सामने वाला y वेक्टर है, ठीक, और ये z वेक्टर है। अब देखो कौन कौन z है, चलो देखो ये y है, तो जितने स्टैंडिंग पोजीशन में साइड होंगे सब y होंगे ना। तो ये स्टैंडिंग, ये y है, ये y है, ये y है, ये y है, तो स्टैंडिंग वाले y हो गए, तो ये y हो गया, ये भी y हो गया। अच्छा, जितने ऐसे हैं, ऐसे वाले वो सब x हैं, तो ये x है, ये भी x है आपका, ये भी आपका x है, समझ रहे हैं। और जितने ऐसे क्रॉस में वो सब z है, तो देखो ये z है, तो ये भी z है ना, और ये देखो ये भी z है, ये भी देखो z है, समझ रहे हैं, और ये z है ही है।
तब आप देख लीजिए कौन कौन x है कौन कौन y है। अच्छा, अब हमको प्रूफ करना है कि वेक्टर r जो है वो किसके इक्वल है, वेक्टर x प्लस वेक्टर y प्लस वेक्टर z के। ध्यान से देखना, ट्रायंगल लॉ आपको याद है, ट्रायंगल लॉ, दो वेक्टर ऐसे होते थे, वेक्टर a और वेक्टर b। तो देखो ये दोनों वेक्टर एक ही तरफ जा रहे हैं ना, ये देखो ऐसे एरो गया, फिर देखो एरो इधर मुड़ गया, है ना। तो ये रिजल्ट r आता था, r, रिजल्ट r, और रिजल्ट r किसके इक्वल होता था, इन दोनों वेक्टर के प्लस के। ये वेक्टर का एरो इधर, ये वेक्टर का एरो इधर, तो r इक्वल टू कितना आता था, a प्लस बी, और ये वेक्टर का एरो ऐसे उल्टा। ये मैं बता चुका हूं। तो r का वैल्यू मतलब दो वेक्टर एक तरफ जा रहे हैं तो दोनों प्लस हो जाते थे, यही ना। चलो देखते हैं यहां दो वेक्टर कौन कौन एक तरफ जा रहे हैं, उनको नोटिस करना आपको। तो देखो यहां पे ये मैं इसको डायगोनल लेके जा रहा हूं, ये डायगोनल ऐसे, और फिर ये वेक्टर मैं लेके जा रहा हूं, ये y वाला ए ऐसे, ठीक। और ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है। अब देखो ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, फिर देखो ऐसे मुड़ गया, और ये उल्टा जा रहा है। तो मतलब जो r है वो इसके और इसके सम के इक्वल है कि नहीं, मेरी बात समझ रहा है। सिर्फ इस पॉइंट को नोटिस करो, इस पॉइंट को नोटिस करो, और इस पॉइंट को नोटिस करो, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखो, ये वेक्टर इधर जा रहा है ऐसे ऐसे, और ये वेक्टर देखो ऐसे ऊपर जा रहा है, ये देखो ऐसे, और ये आपका रिजल्ट हो गया r, ठीक। तो ये जो रिजल्ट है ये ऊपर वाला, ये तो y है ना। ये कौन है जरा चेक करो, ये कौन है, एक बात बताओ। ये देखो, ये ध्यान से, ये देखो एरो बाहर गया है, मतलब ये जो एरो है इधर, ये z है, और x देखो इधर गया है ना, इधर गया है ना, x इधर गया है ना। तो मतलब ये जो है ये x है कि नहीं, ये x है, समझ रहा है। तो ये z और ये x, तो ये कितना होगा, ये z प्लस x होगा ना भाई। अरे भाई रिजल्ट देखो ना, एक वेक्टर ऐसे आया z, ठीक, फिर ये देख x ऐसे गया, समझा। तो ये कौन है, तो ये z प्लस एक्स ही हुआ ना, देख ऐसा, समझ रहा है क्या, समझ रहा है क्या। तो देखो ये रूल लग रहा है ना ट्रायंगल वाला। तो देखो दो एरो एक तरफ जा रहे हैं और ये एरो उल्टा आ रहा है, तो ये z प्लस एक्स मिलकर ये रिजल्ट हो गया z प्लस एक्स। तो ये z प्लस एक्स रिजल्ट हो गया, ठीक। अब अगला देखो, अब ये z प्लस एक्स और इधर देखो ऐसे y जा रहा है। तो देखो z प्लस एक्स, ये z प्लस एक्स ऐसे आ रहा है, ठीक, और इधर ऐसे y जा रहा है। तो देखो दोनों वेक्टर एक ही एरो ऐसे जा रहे हैं और ये वेक्टर ऐसे उल्टा जा रहा है। तो यही वेक्टर तो आपका रिजल्ट है r। देख लो ध्यान से, ये r को देखो, इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। तो हो गया ना प्रूफ, z प्लस एक्स, और ये देख एरो इधर मुड़ गया, तो r का वैल्यू कितना आ गया, z प्लस एक्स, और ये देख z प्लस एक्स, फिर इधर मुड़ गया तो प्लस y। तो हो गया ना r का वैल्यू x प्लस वाई प्लस z। बात समझा। तो दो चीजें याद रखना, कौन कौन सा, एक देखो, एक ये वेक्टर, ये देखो ये z, फिर आप इधर गए, ये देखो x, तो ये कितना z प्लस एक्स, ठीक। ये घर पे आप ट्राई करना, और फिर इधर मुड़ गए आप, तो ये z प्लस एक्स, और फिर इधर y, तो ये r के इक्वल हो गया। तो हो गया ना x प्लस वाई प्लस z। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब आप देखेंगे तो किसी किसी फॉर्मूले में इतना क्लियर हुआ, और आपको मालूम है कि x के साथ ये एंगल अल्फा होता है, और ये रिजल्ट का इसके y के साथ एंगल बीटा होता है, और इस रिजल्ट का z के साथ एंगल गामा होता है, ठीक है। तो आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, ध्यान से देखो। इतना प्रूफ समझ में आया बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करना, मैंने जो बताया है, और फिर से मैं बता दूं कि आपको तभी समझ में आएगा जब आपको वो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ का वेक्टर एडिशन आता होगा कि कैसे प्लस करते हैं। अब यहां पे देखो, तो आपने देख लिया कि वेक्टर आर तीन डायमेंशन में कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई वेक्टर प्लस z वेक्टर। अच्छा, अगर आई जे कैप में लिखना होता तो कैसे लिखते बच्चों, फटाफट बताओ। x वेक्टर को क्या लिखते, x आई कैप, y को क्या लिखते, y जे कैप, प्लस z को क्या लिखते, z के कैप, लिखते कि नहीं। मैग्नीट्यूड निकालो, r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो x का स्क्वायर, y के बाजू में सॉरी j के बाजू में कौन है, तो y का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर, आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक। और tan थीटा निकालने के लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा बेटा, वो अलग से निकालते हैं, ठीक। उनमें सिर्फ दो ही प्लेन लेके निकालते हैं, या तो एक्स वाई, या तो वाई एक्स, या तो वाई जेड लेके निकालते हैं, ठीक है। दो प्लेन, वो जिसमें सम में आएगा मैं 100% बता दूंगा, ठीक। चलिए यहां पे देखिए, एक आपको दिया रहेगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बुक में मिलेगा,
डायरेक्ट, किसी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट लगाओगे, फिर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, आंसर आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला अगर कहीं दिखे और आपके मन में आए कि सर ये कहां से आया होगा, तो मैं आपको बता दूं। आपको याद है अभी आपने यहां पे एक रिजल्ट, ये r था और ये x था, ये y था और ये z था, है ना। ये i कैप है, ये j कैप है और ये k कैप है, ठीक। ये कितना एंगल था, ये अल्फा था, ये कितना था, बीटा था और ये कितना था, गामा था। और मैंने आपसे बताया था कि अगर आप x का वैल्यू लिखेंगे, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन अगर इसको प्रूफ करना है कि दिस 1 के इक्वल, तो सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था कि जो x है वो r, ध्यान से, ये रिजल्ट कितना है, r है, सॉरी, जो रिजल्ट, एक मिनट x y, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखो। तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा r cos अल्फा, x का वैल्यू r cos अल्फा, ठीक है। x का वैल्यू r cos अल्फा आप लगा के देख सकते हैं, ये देखो, ये ऐसे है और ये ऐसे, x है, ठीक, और ये r है और ये अल्फा है, तो ये r इधर जाएगा तो x का वैल्यू r cos अल्फा हो जाएगा ना, ठीक। अरे भाई, दो के बीच में अगर एंगल हो तो ये भी cos होता है, ये भी cos होता है। तो अगर इस cos को इधर लेके जाओगे तो ये x जाएगा इधर, तो ये x cos, एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से देखो, अगर ये x है, ये r है, अगर r को इधर लाओगे, इधर नीचे, तो ये r cos अल्फा होगा, r cos अल्फा। लेकिन अगर आप x को ऊपर ले जाओगे तो ये होगा x cos अल्फा। समझा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पे देखो, पहले ऐसे और ऐसे गिवन है ना, ये r है वेक्टर और ये x, ठीक। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो हटा देते हैं, और ये अल्फा। अब बताओ x का वैल्यू कितना होगा, तो ये r को x की तरफ लाना है ना, तो ये r cos अल्फा आएगा ना, ये वाली चीज इधर आएगी तो cos अल्फा, तो x का वैल्यू r cos अल्फा। ऐसे ही इधर देख, अब ये एंगल, एक एंगल यहां दिया है, यहां बीटा, ये r है और ये बीटा है और ये y है, तो देख फिर दो के बीच में एंगल आया कि नहीं, दो के बीच में फिर एंगल आया ना, तो ये y का वैल्यू ऐसे ही आ जाएगा r cos गामा, और ऐसे ही z का वैल्यू निकाल लो बच्चों, आ जाएगा r cos, सॉरी ये बीटा है और गामा, इतना वैल्यू आ गया। ध्यान से देखना, इतना वैल्यू आ गया। अब तीनों को, x का वैल्यू r cos अल्फा, y का वैल्यू r cos बीटा, z का वैल्यू r cos गामा, तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों को ऐड कर दिया स्क्वायर करके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ध्यान से तीनों को ऐड कर दिया, तो ये r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर गामा, ठीक। चलो बताओ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि वेक्टर r का वैल्यू क्या आया, x प्लस वाई प्लस जेड आया कि नहीं, या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आया कि नहीं, ये वेक्टर r का वैल्यू आया। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है r का, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया कि नहीं। अब इसका स्क्वायर करके लिखो, ये स्क्वायर रूट हटा दो तो ये r स्क्वायर हो जाएगा ना, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह, इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि r का वैल्यू होता है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और इधर देखो r स्क्वायर कॉमन आ गया, तो इधर बचा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। तो ये देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, तो आ गया ना वापस से ये प्रूफ, ठीक है। तो ये प्रूफ आप जान के रखिए, अगर कोई पूछे कि सर ये कैसे आता है तो ये आप बता सकें, तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो जितना रेजोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज मैंने आपसे डिस्कस करी है। वेक्टर में सबसे कंफ्यूजन वाला यही होता है, वेक्टर में सबसे कंफ्यूजन वाला यही टॉपिक होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा रिवीजन मार लेते हैं फटाफट, हमने क्या सीखा और उसके बाद फिर दी एंड करते हैं। तो रिवीजन में क्या सीखा आज हमने, क्या सीखा हमने, तो पहला क्या सीखा, यूनिट वेक्टर। तो ए कैप को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए अपॉन ए,
बी कैप को क्या लिखेंगे, वेक्टर बी अपॉन बी, या वेक्टर ए को क्या लिखेंगे, ए कैप, बी को क्या लिखेंगे, बी कैप, सी को क्या लिखेंगे, सी कैप। समझ रहे हैं क्या? इस तरह से आप लिखेंगे। ये रिवीजन में ये हो गया। फिर रिजोल्यूशन में मैंने क्या बताया कि एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ दो, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। जैसे ये आर है तो ये आर एक्स और ये आर वाई, ये वेक्टर में टूट गया, ये आई कैप और ये जे कैप। तो वेक्टर आर किसके इक्वल, ये थीटा है, तो ये वेक्टर आर किसके इक्वल होगा, आर एक्स वेक्टर के प्लस आर वाई वेक्टर के। मतलब ये वेक्टर ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा, है ना। अच्छा, अगर इसको आई जे में लिखना है तो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, और इधर वेक्टर आर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, टैन थीटा लेना है तो टैन थीटा मैंने क्या बताया था, वाई वाला कितना है, आर वाई और अपॉन एक्स वाला, ये याद रखिए। टैन थीटा का मतलब होता है वाई एक्सिस, ये फॉर्मूला याद रखना, टैन थीटा का मतलब वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर नहीं समझ रहे तो यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर बना लो। अब टैन थीटा लगा के देख लो, तो ये आर वाई है तो ये भी आर वाई होगा ना, तो देखो आर वाई अपॉन आर एक्स आया कि नहीं, यही तो आएगा। बात समझा? तो रेजोल्यूशन भी हो गया। इसी तरह से 2D वाला भी हो गया, 2D वाला भी और 3D वाला भी अभी आपने समझा ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो देख लीजिए, अब मैं देखता हूँ कि अगर आपके पास आपको बताने के लिए और कुछ टॉपिक हो, मैं देखता हूँ इसमें कोई न्यूमेरिकल या कुछ ऐसा इससे जुड़ा हुआ जो कोई चीज़ स्किप हो रही है तो मैं बता देता हूँ आपको। तो फिलहाल कोई चीज़ स्किप नहीं हो रही है, एक्सप्रेशन वगैरह दिया है। हाँ, मॉड निकालना मैं आपको बता देता हूँ और ए कैप का वैल्यू बता देता हूँ। ठीक है, हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, फिर आपका ये टॉपिक डन हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस, इसको नोट कर लेना आप लोग, इसको पक्का नोट कर लेना, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, पूरा कंक्लूजन जो सीखा है, ए जेड के कैप, ये वेक्टर ए वैल्यू मान लीजिए सवाल में गिवन है। अब आपसे पूछता है कि मॉड बताओ, मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड का मतलब क्या, सिर्फ ए लिख दो ना, ए को भी तो मॉड ही बोलते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे ए कैप कितना होगा, ए कैप, तो ए कैप का वैल्यू आपको मालूम है, वेक्टर अपॉन मॉड। अगर इसी को मैं इसके टर्म में लिखूं तो, ठीक है, अगर इसी को मैं इसके टर्म में लिखूं तो देखो, इस न्यूमेरिकल का मैग्नीट्यूड इतना आ गया और इस न्यूमेरिकल का वेक्टर ए का कैप कितना आएगा, ए कैप, तो ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन ए। तो वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के अपॉन ए मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक और टॉपिक देख लेता हूं मैं। अगर मान लीजिए सिर्फ दो होते रेजोल्यूशन में, अच्छा हाँ एक और फाइनल मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं और फिर दी एंड करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, एक रिवीजन में आप ये याद रखेंगे, अगर ये वेक्टर ऐसे गिवन है, ये वेक्टर अगर मान लीजिए वेक्टर आर है, ये थीटा है, ठीक, तो आप इसको किस में, वेक्टर एक्स और वेक्टर वाई में अगर तोड़ते हैं, ठीक, तो क्या होगा बताओ, वेक्टर आर का वैल्यू वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई, है ना, या वेक्टर आर इक्वल्स टू आई के टर्म में तो एक्स आई प्लस वाई का जे हो जाएगा, तो यहाँ आई और जे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अगर आपसे कोई पूछे इनका मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आई के बाजू में कौन है, एक्स स्क्वायर, और जे के बाजू में कितना है, वाई स्क्वायर। ठीक, टैन अगर कोई पूछे टैन, तो टैन आपको मालूम है, टैन थीटा इक्वल्स टू वाई एक्सिस, मतलब ये वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे x का वैल्यू कितना, मैग्नीट्यूड में x का वैल्यू कितना, तो ये देखो x इधर आ रहा है, तो ये r है ना, तो r इधर आया तो r cos थीटा, और x इधर जाओ तो इधर एंगल है नहीं, तो ये y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू r sin थीटा। तो ये सब चीज़ें तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट सब करा के अभी देखो
आप भी बोर हो रहे होंगे कि सर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया, बहुत आ गया मेरे को। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे। इसके ऊपर अभी मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ आपको, तो वो न्यूमेरिकल मिस मत कीजिएगा। पूरा टॉपिक थोड़ा पेशेंस से पढ़िए, थोड़ा बड़ा है लेकिन क्या करें, आपको समझाना है एक एक टॉपिक। मैं यही टॉपिक चाहता तो 10-15 मिनट में ख़त्म कर देता, लेकिन मैं चाहता हूँ इतना रिवीजन करके रखिए कि अगर सामने कोई भी लिखे वो चीज़ तो आपको तुरंत क्लिक करे, अरे ऐसा तो देखा है। बात समझा? तो थोड़ा हार्डवर्क रहेगा, पेशेंस रखिए और मेहनत करते जाइए। हार्डवर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। जय हिंद।